हेलो गाइज, मैं हूं पूरन देवांगन और स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्योंकि हमने पहला और दूसरा पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसको जाकर एक बार जरूर देखिए और वहाँ से सीखिए कि किस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इन सवाल जो आपके हॉस्टल वार्डन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, तो देखिए इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, तो सबसे पहला सवाल, 3 घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है को, कितने घन है, 3 घन है और उनके प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पूछ रहा है। तो ये बताइए साथियों, मेरे पास अगर कोई 3 घन है, देखिए सपोज मेरे पास कोई 3 घन है। एक पहला घन हो गया जिसको क्या किया गया है, उन्होंने कहा कि किनारों से इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो हम इस तरह से किनारों से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समझिएगा, ग्राफिकली समझेंगे चीजों को तो मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। देखिए ये 3 हमारे पास घन है जो 5-5 सेंटीमीटर के थे, हमने किनारों से उसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छा से नजर आए आपको। ये लीजिए, हमने कर दिया 3 कलर के, 3 एक दूसरे से क्या है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। इनमें से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। एक घन है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी यहाँ तक क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये बताइए, ठीक है। अब देखिए इसका हाइट क्या होगा। हाइट में तो चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने किनारों से क्या किया है, चीज़ों को लगाया है। तो 5 सेंटीमीटर की इसकी किनारा हो जाएगी और इसकी जो डेप्थ होगी, जिसकी जो चौड़ाई होगी कहना चाहिए, ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई निकल कर आया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 5, 5 और 5 तीनों को ऐड कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो क्या आया, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्होंने पूछा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, छोटा सा सॉल्यूशन होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। 2L का वैल्यू क्या है, 15 × 5 + 5 × 5 + 15 × 5। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। इसमें हमने वैल्यू पुटअप किया, इसमें हमने आंसर ले लेना है। देखिए 15 × 5 = 75, दूनी 150 और 25 कितना हो जाएगा, 200, 175। 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस तरह से अगर डायग्राम बनाते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल था जो कि आपके आयतन से लिया गया था। तो चलिए साथियों, अगला सवाल को समझते हैं क्या कहता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए किसी घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। एक घनाकार मेरे पास क्या है, कमरा है। घनाकार कमरा मतलब कुछ इस तरह से, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, एक जैसे हो और ऊंचाई भी वही हो। क्षेत्रफल मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये कह रहा है कि यहाँ जो मेरा क्षेत्रफल बनेगा फर्श, तो ये ऐसे रखूंगा तो यही फर्श होगा। इस फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या है, ये है लंबाई मान लेता हूँ, जिसको भुजा कहा है। ये भी भुजा का मान है, ये भी भुजा का मान है। सब क्या दिया है नहीं पता अभी, लेकिन ये बताया है एक जो फर्श है उसका क्षेत्रफल 48 है। मतलब इसका जो फर्श होगा वो वर्ग ही तो होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 48। और कुछ दिया है क्या, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। फर्श का क्षेत्रफल 48 दिया है। तो हम यहाँ पर a बराबर क्या रख सकते हैं, रूट का 48। अगर देखें तो a बराबर क्या होगा, यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा, 4√3 लिख सकते हैं भुजा का मान। क्लियर है साथियों। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े लंबे वस्तु जिसको हम रख सकते हैं उसको बोलते हैं विकर्ण। उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण कौन होगा, आइए देख लेते हैं उसको भी। विकर्ण की जो रेखा होगी वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन खिंचाएगा वो हमारी विकर्ण रेखा होगी। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है हमारा, घन का विकर्ण होता है √3 × a भुजा। तो √3 × भुजा का वैल्यू क्या है, 4√3। वैल्यू पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, गुणा 4 होगा तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा मीटर में दिया है तो 12 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में बी इस तरह से सवाल का आंसर होगा। आई होप साथियों चीजें आपको बराबर से समझ में आ रही है। चलिए अगले चलते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। हमारा ज्योमेट्री से बढ़िया सा सवाल है, मजेदार सवाल है, देखते रहिए। दी गई आकृति में POQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है भाई,
APQ का परिवृत्त की त्रिज्या है। कौन कौन? OP और OQ, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यदि PAQ, यदि PA और Q में कोण A अगर 38 डिग्री है तो कोण PQO पूछ रहा है। मतलब ये वाला जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क, उसको आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो आइए चलते हैं, ये बताइए OP और OQ त्रिभुज है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। हम ये जानते हैं कि किसी भी जीवा के द्वारा एक ही खंड पर केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। मतलब मैं अगर निकालना चाहूँ कोण POQ तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई कोण A। यही कह रहा था कि केंद्र किसी भी एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो परिधि पर कोण बनाया 38, तो 2 मल्टीप्लाई 38 क्या हो जाएगा जी? 76 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आया वो 76 डिग्री हो गया। यहाँ वैल्यू को पूछ रहा है। अब ये बताइए त्रिभुज POQ में क्या हो रहा है? ये कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज POQ जो है वो सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है जी? कि अगर ये दोनों यदि हमारा ये दोनों भुजाएं समान है तो इनके द्वारा तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण भी क्या होता है? समान हो जाता है। तो यहाँ वाला जो कोण होगा ये वाले कोण के बराबर होगा जी। मतलब कोण यहाँ पर लिख देता हूँ, कोण OPQ बराबर का क्या होगा? कोण OQP या POQ लिख सकते हो, जो भी है आगे पीछे नाम, इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। जैसे PQO लिख सकते हो और इसको OPQ लिख सकते हैं, या QOP भी लिख सकते हैं, QPO भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो कोण है हमारा, इस कोण के क्या है? बराबर है। ठीक है, कितना होगा ये नहीं मालूम। ये बताइए, ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180। तो कोण का हमारा OPQ प्लस कोण का PQO प्लस 76 डिग्री इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारा होगा 180। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक बात है, तो 180 को इसमें घटा दो तो कोण PQO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 76 बटे का 2। क्यों? क्योंकि OPQ और PQO आपस में क्या है? यहाँ से बराबर है, तो ये 2 बार हो जाएगा। जिसको निकालना है कोण PQO है तो 2 हो जाएगा, 2 को ट्रांसफर कर दूंगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 104 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? फाइनल आंसर 52 डिग्री। तो देखिए अब 52 डिग्री ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी। इस तरह से सवाल किए जाएंगे आपके, बढ़िया बढ़िया से सवाल रखे गए हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कैसा है। अगला सवाल आ गया हमारा LCM SCF से। कुछ इस तरह से सवाल LCM SCF के भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो हम सवाल को पहले 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। 6, 8, 12, 16 का हमने LCM निकाल देना है। LCM निकालने के बाद उन्होंने कहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, उसको बताता हूँ क्या करते हैं। तो 6, 8, 12, 16 का हम LCM निकालेंगे तो क्या आएगा जी? 48 आएगा। 6, 8, 12, 16 का LCM क्या आएगा? 48 आएगा। LCM सामान्य तरीके से हम निकालते हैं जिस तरीके से, ऐसा वाला, ये डिब्बे डिब्बे में भाग देते हुए। तो हमारा LCM क्या निकलेगा? 48। छोटी संख्या है तो LCM निकालने में दिक्कत नहीं आई। 48 हमारा LCM आ गया। बोलता है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है, तो हमारा जो संख्या होगा वो क्या होगा? 48। प्रत्येक संख्या में जो एक शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं? LCM में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 51। तो देखिए ऑप्शन में 51 कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर है। तो चलिए साथियों अगला सवाल बढ़िया से देखेंगे। सारे सवालों को, सरल सवाल भी हो सकते हैं, कठिन सवाल भी होंगे, सारे कॉम्बिनेशन आपको बनाए गए हैं। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको कठिन कठिन ही सवाल मिले, जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में सरल सरल ही सवाल मिले, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरे सेट तैयार किए हैं। तो चलिए साथियों अगला सवाल को समझते हैं कैसा है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 141, 186 और 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SCF का। मसा का सबसे बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वो बोल रहा है 141 है, 186 है और 231 है, इसका प्रत्येक स्थिति में क्या हो? समान शेष फल बचे। तो जब समान शेष फल बचे बोलता है तो हम एक दूसरे के साथ पहले क्या कर लेते हैं? संख्या को घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 186 में 141 माइनस कर लेंगे
231 में 141 माइनस कर लेंगे और 231 में 186 को माइनस कर लेंगे। ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 संख्याएं हैं तो घटाने के एक दूसरे के साथ। तो घटा लीजिए, क्या मिला 5 4, यहाँ पर मिलेगा 0 9 और यहाँ पर अपने को मिलेगा 5 और 4। हमारे पास 45 90 और 45 मिला है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसका लेंगे SCF मतलब मसा। तो 5 45 और 90 का मसा जो होगा वो क्या होगा जी 45 होगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 45। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे। जब समान शेषफल पूछता है तो हम एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पहले घटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या बचा है, उस बचे हुए संख्या का हम क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, वही सवाल का जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल हमारा, एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है, दूसरे केन में 45 लीटर दूध है तथा तीसरे केन में 90 लीटर का दूध है। उसको समान मात्रा में भरकर पार्सल करना चाहता है। समान मात्रा में भरकर क्या करना चाहता है, वो पार्सल करना चाहता है। उसे कुल कितने समान केन की आवश्यकता होगी। समान बराबर बराबर केन की आवश्यकता कितने केन में डाल सके कि वो क्या करे, सभी को बराबर बराबर भाग में भर के पार्सल कर सके। ठीक है, वो चाहता है समान मात्रा में भरकर पार्सल करना है। 75 लीटर 45 लीटर और 90 लीटर को नहीं भरना चाहता, वो समान मात्रा में भरना चाहता है इनको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 75 45 और 90 का क्या निकालेंगे, SCF। समान मात्रा जब भी बोलेगा हम सवाल का क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। SCF निकालने के बाद हम उसको देखते हैं कि क्या क्या कितने मात्रा में समान मात्रा में भरी जा रही है। तो 75 45 और 90 का जो SCF होगा वो क्या निकल कर आएगा जी, 15 निकल कर आएगा, क्योंकि 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 45 और 90 से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो चलिए 15 हमारा क्या हो गया, SCF। मतलब एक केन में 15 लीटर आएगा। एक केन कितने लीटर का आएगा, 15 लीटर का आएगा। अब मुझे कितने केन की आवश्यकता होगी, तो 75 लीटर दूध के लिए मुझे 15 पंचे 75 5 केन की आवश्यकता होगी। उसके बाद मेरे पास है 45 लीटर दूध, उसको भी 15 15 के हिसाब से भरूंगा तो 3 केन की आवश्यकता होगी। और उसके बाद मेरे पास है 90 लीटर का दूध, उसको मैं 15 15 के हिसाब से भरूंगा तो 6 केन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब समान केन कितने मिलेंगे मुझे, 6 3 9 और 5 14 केन की आवश्यकता होगी। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 14 केन कहाँ है, आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरह से सवाल आपके लेटेस्ट सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल आपको देखने मिल सकता है। तो चलिए साथियों अगले सवाल को चलते हैं। आइए, हमारा जनसंख्या वृद्धि दर पे एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। वृद्धि दर कमी दर दोनों एक साथ मैच करके दिया है। क्या बोलता है देखिए, एक शहर की जनसंख्या 2020 में 10% बढ़ गई, फिर 2021 में 8% की कमी आ गई। ठीक है, वो बोल रहा है 2021 के अंत में 2020 के प्रारंभ की जनसंख्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अपने को कंपेयर करना है, 2020 के स्टार्टिंग में जो था उसके सापेक्ष। तो उसके जनसंख्या में परिवर्तन क्या आया, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसके जो लॉन्ग मेथड है वो थोड़ा सा ठीक ठाक मेथड है, अच्छा मेथड है, लेकिन हम उसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसे समझ में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक लगेगा। पहले क्या हुआ, एक साल बढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे साल क्या हुआ, कम हो गया। तो हम इसको कुछ इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि लगा सकते हैं। देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ कि पहले क्या किया, पहले साल में 10% की वृद्धि हुआ और दूसरे साल में क्या हुआ, 8% की कमी हुआ। तो कमी हुआ तो -8 होगा और वृद्धि होगा तो +8 होगा। जनसंख्या में परिवर्तन, पहले क्या हुआ जी, वृद्धि हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कमी हो गया। तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूला को लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, +-x +-y प्लस x इंटू y अपॉन 100। x और y के जो भी चिन्ह है उसको आप लगा कर रखिए। तो x का वैल्यू क्या है, +10, y का वैल्यू क्या है, -8 प्लस, यहाँ पर +10 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, प्लस और माइनस माइनस आएगा और 8 को मैं 10 से भाग दे रहा हूँ तो 2 माइनस का 0.8। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, 1.2 पॉजिटिव में आया, इसीलिए हम वृद्धि को टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमको वृद्धि कमी दोनों दे रखता है। तो हम यहाँ क्या टिक करेंगे, वृद्धि टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर पर आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.2% की वृद्धि हो जाएगा। आई होप साथियों चीज़ें आपको समझ में आई। अगले सवाल पर चलिए जल्दी से चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या बोलता है। एक गाँव की जनसंख्या 4 लाख थी, यह प्रथम वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 2 साल के बाद में जनसंख्या क्या होगी। तो जनसंख्या वाले जो सवाल होते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चक्रवृद्धि, देखो भाई जनसंख्या है तो उसमें भी क्या होगी,
यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो एक साल में जो वृद्धि हुआ उसमें भी और वृद्धि करने की क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए, हमारे पास स्टार्टिंग में जनसंख्या क्या है, जनसंख्या हमारे पास है 4 लाख, यही मूलधन का काम करेगा, ठीक है। प्रथम वर्ष तो R1 अपने को दे रखा है 20% वृद्धि, और R2 क्या दे रखा है 30% वृद्धि, प्लस में लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम निकालेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं चीज़ों को। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या 4 लाख मेरे पास क्या था, जनसंख्या था। ठीक है, 4 लाख मेरे पास जनसंख्या था, जिसमें प्रथम वर्ष क्या हुआ 20% की वृद्धि आई, द्वितीय वर्ष क्या हुआ 30% की वृद्धि आ गई। इसको वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आंसर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 6/5 एकम 5 और 1 6/5, और ये 0 0 कटेगा तो 13 बटे क्या हो जाएगा 10। फाइनल आंसर की ओर चलते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से 8 बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 3 0 आएगा, है ना यहाँ पर। तो ये होगा अपना 13 छक्के 78, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल आया, 6 8 7 56 और 6 62, 000 पीछे हो जाएगा। तो 6,24,000 क्या हो जाएगी, इसकी कुल जनसंख्या हो जाएगी। तो 6,24,000 कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन बी पर। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि कुल कितने वृद्धि हुआ। अगर सवाल पूछ देता है कि भाई हमारे पास कुल कितने वृद्धि हुए, तो हमारे पास तो इसमें 4 लाख जमा है ना, 4 लाख जमा है, बाकी जो बचेगा वो हमारी वृद्धि हुई जनसंख्या में 2 साल में। क्लियर है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से हम और बताते हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा। हम इस तरीके से छोटे छोटे हिस्से में करके जल्दी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 लाख है, कितने हैं जी 4 लाख है। उन्होंने पहला साल क्या किया 20% वृद्धि किया, तो 20% बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 कटेगा, 80,000 हो जाएगा। 80,000 हो गया। अब 80,000 क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वो, अब टोटल हमारे पास 4 लाख था, 80,000 बढ़ गया, मतलब दूसरे साल में जब गए तो 4,80,000 हो गया। तो हमारे पास इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 4,80,000। इसमें क्या किया, सेकेंड ईयर में 30% की इंक्रीज हुई है, 30% इंक्रीज हुआ तो ये 00 2 0 कट जाएगा। 48 तिया कितना हो जाएगा जी, 8 तिया 24 की 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 और ये 000। मतलब हम अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिला अपने को, 0 0 0 4 2 और 2, 2,24,000 क्या हुए हैं, वृद्धि हुआ है। अब वो पूछता है कि कुल कितना हो गया, 2 वर्ष के अंत में कितना हो गया, तो हमारे पास तो 4 लाख पहले से था ना जनसंख्या, तो ये टोटल हो जाएगा 6,24,000। ये इस तरीक़े से आंसर हो जाएगा 6,24,000। कितने की वृद्धि हुआ, तो यहाँ से जल्दी आप निकाल सकते हो छोटे छोटे कैलकुलेशन करके। तो इस तरीक़े से हम इस सवाल को देखते हैं 2 अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही लगता है। तो चलिए साथियों अगले सवाल को समझते हैं। सवाल है हमारा, केंद्र O वृत्त वाले एक वृत्त का व्यास AB, ये व्यास है AB, यदि P वृत्त पर बिंदु इस प्रकार है कि AOP, AO और P यहाँ पर खींच के दे भी दी गई है, 110 डिग्री है, तो कोण OBP मतलब इस वाले कोण का वैल्यू अपने को पूछा जा रहा है, इस वाले कोण का वैल्यू अपने को पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो चलिए भाई निकालते हैं। आप ये बताइए, किसी भी अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसी भी अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब ये टोटल कोण P की बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा। कोण P की टोटल बात करूं तो क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा। अच्छा, दूसरा चीज ये तो समझ में आ गया, टोटल 90 डिग्री होगा। लेकिन ये बताइए AO और OP, AO बराबर में OP बराबर में OB, ये सब क्या है, त्रिज्या है। ये सब क्या है जी,
त्रिज्या है, रेडियस है। ओके, तो त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर है। ये बताओ त्रिभुज AOP कैसा है? त्रिभुज AOP फिर से क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेन ट्राइंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जो समान भुजा होती है तीसरी भुजा पर जो कोण बनाता है वो बराबर होता है, अभी तो बताया जस्ट। तो हमारा इस वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। और वो कैसा बराबर होगा कि कोण OAP प्लस का कोण OPA प्लस का कोण AOP इक्वल टू 180 होगा इस त्रिभुज के माध्यम से। इस AOP का मान को उन्होंने 110 दे दिया है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं अगर निकालना चाहूँ इस कोण का मान तो निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल निकल कर आएगा। इस कोण का मान निकालना चाहूँ तो ये भी निकल कर आएगा। तो मैं इसी कोण का मान निकाल लेता हूँ। क्या कोण का मान होगा? मतलब ये वाला कोण का। यहाँ से क्या हो रहा है? कोण OPA ऐसे लिखो। कोण OPA बराबर क्या हो रहा है? कोण OAP। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग इनके द्वारा जो बनाया गया कोण ये वाला होगा और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ से OAP बराबर OPA रख दूंगा तो दो कोण OPA निकलेगा और इसका मान दे रखा है 110, तो प्लस का 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण का OPA बराबर हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा जी? 110, 180 घटेगा तो 70 डिग्री। तो कोण OPA बराबर क्या मिलेगा मुझे? 35 डिग्री। ये कोण OPA मतलब ये वाला जो कोण है वहाँ पर वैल्यू मुझे 35 डिग्री मिला। ठीक है, मैंने कहा अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। चूंकि कोण P जो है मतलब कोण APB 90 डिग्री है टोटल, और ये कोण APB दो हिस्से में बटा है। कितने हिस्से में बटा है? दो हिस्से में बटा है। किस किस कोण पर? कोण APO और प्लस कोण BPO बराबर 90 डिग्री। अब ये बताओ कोण APO बराबर मेरा 35 आ गया है तो इसमें 35 रख देता हूँ। तो कोण BPO बराबर 90 डिग्री। तो कोण का BPO क्या निकल कर आएगा? 90 माइनस कर देंगे 35 में तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो कोण BPO क्या हो गया? BPO ये वाला जो कोण है वो क्या आया मेरा? 55 डिग्री। ये कितना आएगा जी? 55। अब ये देखो 55 आंसर में है कि नहीं? 55 आंसर में है, यही आंसर होगा। कैसे होगा भाई? कि ये जो देखो OP बराबर में क्या है? OB। OP बराबर में क्या है? OB। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है ना, OP बराबर OB। यहाँ पर तो पहले से लिख दिया था मैं। तो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। त्रिभुज OPB क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण कोण ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये 55 डिग्री यहाँ पर भी आंसर होगा। तो यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? सवाल के जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले सवाल को चलते हैं।